वेलकम बच्चों, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए, इसके पहले लेक्चर में बच्चों हमने एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट इन दोनों को डिफाइन किया था और इनको इवैल्यूएट कैसे किया जाता है वो भी देखा था। दोनों रेट को इवैल्यूएट करने के लिए एक ही ग्राफ काफी है। कौन सा वाला ग्राफ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम या तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए गिवन इंस्टेंस पर हमें टेंजेंट निकालनी पड़ती है और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है tan थीटा होता है उसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली क्या देगी? इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू देगी। तो इस तरह से कल के लेक्चर में हमने एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट कैसे इवैल्यूएट किया जाता है वो देखा है। एक ही ग्राफ से दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब हमें जाना है हाउ टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, एक रिएक्शन है, समझो। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। तो एक गैसियस रिएक्शन है बच्चों जिसमें अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होकर क्या बना रहा है? अमोनिया गैस बना रहा है। अब रिएक्शन हमने बैलेंस फॉर्मेट में लिखी है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हमारे सामने है जो बता रहे हैं कि 1 मोल ऑफ N2 exactly combines with 3 moles of H2 to give exactly 2 moles of ammonia। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन बराबर 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तब जाके कहीं 2 मोल अमोनिया तैयार होगा। अब हमें इस रिएक्शन का रेट निकालना है तो हमारे पास तीन स्पेसीज है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कोई क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन निकालेगा इन टर्म्स ऑफ N2 को कंसीडर करके। कोई रेट निकालेगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और कोई रेट निकालेगा बाय कंसीडरिंग अमोनिया। मतलब अब लोग अलग अलग हैं, उनके सोच विचार अलग अलग है। तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन निकालेगा इन टर्म्स ऑफ N2, कोई निकालेगा इन टर्म्स ऑफ H2 एंड कोई निकालेगा इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। तो भाई फिर फर्क क्या होगा? हमने तो डिफरेंशिएशन किया है। The change in concentration of any one of the reactant or product per unit time is called as rate of reaction। तो किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्क क्या है? तो देखो, स्टोइकोमेट्री से हमें पता चला कि समझो 1 मोल N2 को डिसअपियर होने के लिए 10 मिनट लगते हैं। 1 मोल N2 को कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए, कंप्लीटली एग्जॉस्ट होने के लिए, रिएक्ट होने के लिए 10 मिनट लगते हैं। तो उसी 10 मिनट में कितना हाइड्रोजन डिसअपियर होगा बच्चों? हमें मालूम है 1 मोल नाइट्रोजन ऑलवेज कंज्यूम्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 3 मोल हाइड्रोजन गायब होगा वही 10 मिनट में। बराबर है? अगर 10 मिनट में 1 मोल N2 रिएक्ट होता है तो उसी 10 मिनट में 3 मोल हाइड्रोजन भी रिएक्ट होंगे। 3 मोल ही हाइड्रोजन रिएक्ट होंगे, ना कम और ना ही ज्यादा। और उसी 10 मिनट में 1 मोल नाइट्रोजन डिसअपियर हुआ है, 3 मोल हाइड्रोजन डिसअपियर हुए हैं, तो बराबर 2 मोल अमोनिया ही तैयार होगा, ना कि कम और ना ही ज्यादा। स्टोइकोमेट्री से हमें यह अंदाजा आ गया कि अगर 10 मिनट में 1 मोल N2 कंज्यूम होता है तो 1 मोल N2 बराबर 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा। तो उसी 10 मिनट में 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएंगे और उसी 10 मिनट में बराबर 2 मोल अमोनिया तैयार होगा। अब जिस स्टूडेंट ने नाइट्रोजन को कंसीडर करके रेट निकाला तो उसका रेट क्या होगा भाई? 1 मोल रिएक्शन 10 मिनट, तो उसका रेट क्या होगा? 0.1 मोल पर मिनट। What is its rate of reaction? 0.1 मोल पर मिनट। मतलब वो कहेगा कि 0.1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स पर मिनट। 10 मिनट में 1 मोल कंज्यूम हुआ है तो फिर 0.1 मोल कंज्यूम होगा 1 मिनट में। तो ये रेट बताएगा कि सर रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.1 मोल पर मिनट। जिस बच्चे ने हाइड्रोजन को कंसीडर किया था वो बोलेगा सर मेरा रेट कितना है? देखो 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हुए हैं और 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होने के लिए 10 मिनट लगा है। तो फिर व्हाट इज द रेट? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कितना आएगा? 0.3 मोल पर मिनट। वो बोलेगा नहीं सर रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 0.3 मोल पर मिनट है। 10 मिनट में अगर 3 मोल रिएक्ट होते हैं तो 1 मिनट में कितना होगा? 0.3 मोल। अब जिस बच्चे ने अमोनिया को कंसीडर करके रेट निकाला उसने देखा कि 10 मिनट में 2 मोल अमोनिया प्रिपेयर हुआ, 2 मोल अमोनिया अपीयर हुआ। तो 2 मोल अपीयर हुआ 10 मिनट में, तो फिर 1 मिनट में कितना अपीयर हुआ होगा? 0.2 मोल पर मिनट। अब देखो
सब बच्चों का टाइम इंटरवल वही सेम था, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, मतलब ड्यूरेशन तो सेम है लेकिन टाइम इंटरवल भी सेम है। जिस 10 मिनट में मैं N2 को कंसीडर कर रहा हूं वही 10 मिनट में मैं H2 को भी कर रहा हूं, वही 10 मिनट में अमोनिया का, मतलब लेंथ तो सेम है ही है लेकिन टाइम इंटरवल भी एग्जैक्टली वही है। तो जिस 10 मिनट में 1 मोल N2 डिसअपीयर हुआ उसी 10 मिनट में 3 मोल हाइड्रोजन डिसअपीयर हुआ और उसी 10 मिनट में 2 मोल अमोनिया अपीयर हुआ। तो फिर किसी ने N2 को कंसीडर करके रेट निकाला, किसी ने H2 को और किसी ने अमोनिया को। तो जिसने N2 को कंसीडर करके रेट निकाला उसका आंसर आ गया भाई 0.1 मोल पर मिनट। जिसने H2 को कंसीडर किया उसका आंसर आया 0.3 मोल पर मिनट, और जिसने अमोनिया को कंसीडर किया उसने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला 0.2 मोल पर मिनट। रिएक्शन एक है, इंस्टेंस भी सेम है, तो फिर उसका रेट अलग अलग क्यों? अब बच्चा बोला N2 कंसीडर करने वाला रेट ए है, H2 कंसीडर करने वाला ये बोला और अमोनिया को कंसीडर करने वाला ये बोला। अब हम भरोसा किस पर रखेंगे? गलत कौन है सही कौन है? आप कहेंगे कि सर तीनों बच्चों का तो सही है, गलत कोई है नहीं, लेकिन रिएक्शन एक है तो उसके रेट अलग अलग क्यों है? फिर रिएक्शन एक है, इंस्टेंस भी सेम है, तो फिर रेट अलग अलग क्यों है? देखिए जैसे अब गणपति के दिन आ रहे हैं, गांव रहता है छोटा सा, लेकिन उसमें फिर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ग्रुपिज्म होता है वहां पे, और अलग अलग ग्रुप जो है अपना अलग अलग गणपति बिठाते हैं अलग अलग मंडल तैयार करके, और उनमें फिर कंपटीशन लग जाती है कि हमारा गणपति कितना अच्छा है, हम कितना अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस कंपटीशन के बीच बीच में जो गणपति के मंडल होते हैं उनके बीच में कभी कभार झगड़े भी होते हैं, बराबर है? झगड़े चंदा वसूल करने से लेकर विसर्जन किसका पहले होगा, हमारा गणपति का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, सबसे पुराना गणपति हमारा है तो विसर्जन करने का पहला मान हमारा हो, यहां से लेकर झगड़े चलते रहते हैं। अब देखो एक गांव है छोटा सा, उसमें 10 मंडल है और 10 मंडल ने 10 गणपति बिठाए। अब गांव तो एक ही है, लोग भी उतने ही हैं, चंदा सबको मांगा जाएगा, लोग भी परेशान हो जाएंगे, कोई देगा कोई नहीं देगा। एक पहले गणपति को देगा तो दूसरे गणपति को फिर चंदा देने के लिए वो हिचकिचाएगा, नहीं यार मंडल बहुत हो गए फिर कितना चंदा होता है क्या, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और इसकी वजह से मंडल में कंपटीशन लग जाती है और कंपटीशन जन्म देती है किसे? झगड़े को। फिर उन मंडलों में झगड़ा होता है, और झगड़ा भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े झगड़े होते हैं। और ऐसे झगड़ों की वजह से क्या होता है, पूरे गांव का वातावरण खराब होता है। और ये झगड़े सिर्फ 10 दिनों के लिए नहीं रहते, ये साल भर तक चलते रहते हैं, क्योंकि खत्म होने का नाम नहीं लेते। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गांव एक है तो गणपति भी एक होना चाहिए, और गणपति एक है तो सुबह शाम सब लोग जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, सब लोग एक ही गणपति है तो मन से काम करेंगे वहां पे, और फिर मन से प्रार्थना भी करेंगे, सब पूजा अर्चा भी अच्छे से होगी। एक ही जगह पे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर उनके अंदर बातचीत भी होगी, अच्छा माहौल क्रिएट होगा। तो झगड़े टालने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कौन सी आइडिया दी जाती है? एक गाँव एक गणपति। अब गणपति एक है तो मान सम्मान का सवाल नहीं पैदा आएगा, कौन पहले विसर्जित होगा कौन बाद में विसर्जित होगा ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वर्गनी भी हमें इकट्ठा करनी है तो लोग भी खुशी खुशी देंगे, क्योंकि एक ही बार उनको क्या करना है, चंदा देना है, बार बार देना नहीं है। मतलब सारे प्रॉब्लम मिनिमाइज होंगे। अगर एक गणपति है एक ही गांव है तो फिर वहां पे झगड़ा नहीं होगा। वैसे ये रिएक्शन एक है तो उसका रेट भी एक होना चाहिए, ऐसे अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए। अगर अलग अलग आंसर आएंगे तो फिर हमें ही कंफ्यूजन हो जाएगा किसका रेट यूज करें और किसका रेट ना यूज करें। एक्चुअली किसी भी बच्चे का रेट गलत नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे अलग अलग रेट की वजह से। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन एक है तो उसको रेट भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए गिवन इंस्टेंस पर, और इसलिए एक रिएक्शन एक रेट, ये संकल्पना हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, बराबर है। और इस तरह से हम रेट निकालेंगे। अब देखो कैसे निकाला जाएगा। अब हम देख रहे हैं स्टोइचोमेट्री को, जितने समय में 1 मोल N2 गायब होता है उतने ही समय में 3 मोल H2 गायब होते हैं। जितने समय में 1 मोल N2 गायब होता है उतने ही समय में 3 मोल H2 गायब होते हैं। मतलब H2 के गायब होने का रेट क्या है, 3 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू N2, बराबर है। H2 के गायब होने का रेट 3 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू N2। तो इसको इसके बराबर करना है, तो इस रेट को जो 3 गुना है उसे क्या कर देंगे 1 गुना, और इस 3 गुने को 1 गुना करने के लिए रेट को क्या करना पड़ेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो देखो रेट कितना आएगा, N2 के इतना ही आएगा।
अब मैंने देखा कि जिस स्पीड से अमोनिया गायब हो रहा है उसके दुगने स्पीड से अमोनिया तैयार होता है। एक मॉलिक्यूल N2 का गायब हुआ कि 2 मोल अमोनिया तैयार होगा। 10 मॉलिक्यूल गायब हो रहे तो 20 मॉलिक्यूल अमोनिया के तैयार होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल अमोनिया के गायब होते हैं उसके दुगने मॉलिक्यूल अमोनिया के तैयार होते हैं। जितने मॉलिक्यूल N2 के गायब होते हैं उसके दुगने मॉलिक्यूल अमोनिया के तैयार होते हैं। मतलब अमोनिया का रेट क्या है? दुगना है। तो इस दुगने को हम आधा कर देते हैं। दुगने को आधा कर दिया तो रेट कितना आएगा? 0.1। अब देखो रिएक्शन एक है तो रेट भी क्या है? रे एक ही है। एक रिएक्शन एक रेट, इसलिए हम एक रिएक्शन के लिए एक ही रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इस 3 गुने को 1/3 करना पड़ा, दुगने को आधा करना पड़ा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये N2 रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आएगा, dN2/dt बराबर है। अब हाइड्रोजन का गायब होने का रेट क्या है? माइनस dH2/dt। लेकिन ये रेट अलग अलग आएंगे तो इनको इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? इसको 1/3 कर देंगे। अब ये दोनों रेट इक्वल हो गए। अमोनिया का अपीयर होने का रेट कितना है? प्रोडक्ट है तो प्लस साइन आएगा, dNH3/dt। लेकिन ये दुगने स्पीड से तैयार हो रहा है। दुगने स्पीड से तैयार हो रहा है तो उसे आधा करना पड़ेगा। आधा करेंगे तो ये तीनों रेट अब क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इस तरह से हम रिएक्शन एक है तो उसका रेट भी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। इसलिए हम रेट को इस मैनर में लिखते हैं। इस रिएक्शन का रेट क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू माइनस DDT ऑफ N2 इज इक्वल टू 1/3 माइनस DDT ऑफ H2 इक्वल टू 1/2 प्लस DDT ऑफ NH3। अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। अगर इन दोनों को इक्वेट करना है तो माइनस माइनस कैंसिल भी नहीं करते आएगा आपको, बराबर है। ये साइन नॉन कैंसिलेबल नॉन ट्रांसफरेबल है। अब रिएक्शन एक है तो उसका रेट भी एक आना चाहिए और इस हिसाब से फिर हमने ऐसा इक्वेशन लिखा और इसे बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर है। ये जो यहां पे है यह है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है। यह है 1/3 छोड़ दिया यहाँ पे, ये 1/3 अगर हमने छोड़ दिया तो ये जो ब्रैकेट बचती है उसे क्या बोला जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोला जाएगा। ये क्या है बच्चों? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 है। दिस इज नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। लेकिन जब मैं इसके सामने 1/3 लिखता हूं तो अब ये क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो ब्रैकेट के अंदर है प्लस DDT ऑफ NH3 ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है। लेकिन जब मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तब ये क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कोई भी रिएक्टेंट कंसीडर करो, कोई भी प्रोडक्ट कंसीडर करो, अब रेट क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस तरह से एक रिएक्शन है उसका रेट सेम होना चाहिए एक ही इंस्टेंस पे। तो इस तरह से हम रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है। अब देखो कोई दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। तो कंफ्यूजन टालने के लिए हम इस तरह का फंडा यूज करते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? तो एक इंस्टेंस पे रिएक्शन का रेट भी एक होना चाहिए, इसलिए हमने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को चूज किया। अब एक दूसरा इमेजिनरी रिएक्शन लेते हैं। 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B गिव्स 4 मोल ऑफ C प्लस 1 मोल ऑफ D या 5 मोल ऑफ D, ऐसा लिखेंगे। अब A दुगने स्पीड से गायब हो रहा है तो B 3 गुना स्पीड से गायब हो रहा है। इसके 2 मोल गायब होते हैं 1 सेकंड में तो इसके 3 मोल गायब होंगे। मतलब ये दुगने स्पीड से गायब हो रहा है तो ये 3 गुना स्पीड से गायब हो रहा है। ये 4 गुना स्पीड से तैयार हो रहा है तो ये 5 गुना स्पीड से तैयार हो रहा है। तो सबको 1 गुना कर दो, सबको 1 गुना कर देंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या है? माइनस DA/dt। यह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, लेकिन ये दुगना है इसको आधा करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या है? माइनस DB/dt। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन करना है। 3 गुना स्पीड से गायब हो रहा है तो इसे 1 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 गुना स्पीड से तैयार हो रहा है तो इसे 1 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 गुना स्पीड से तैयार हो रहा है तो इसे क्या करना पड़ेगा? 1/5 करना पड़ेगा प्लस DD/dt। अब देखो सबके रेट 1 गुना हो गए, ये भी 1 गुना होगा, ये भी 1 गुना होगा, ये भी 1 गुना, 1 गुना। अब ये सारे इक्वल है और इसको हम बोलते हैं रेट। अब देखो कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसीडर करो, रेट रिएक्शन का क्या आएगा? सेम ही आएगा गिवन इंस्टेंस पर।
तो गिवन इंस्टेंस पर रेट ऑफ रिएक्शन सेम आना चाहिए, इसलिए इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं। और आपने देखा होगा जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट का, उसका रेसिप्रोकल यहां पे आ गया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। मतलब अब ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी रिएक्शन आई तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उनके रेसिप्रोकल लेके इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये रिएक्टेंट था इसलिए माइनस साइन dA/dt, बी रिएक्टेंट था इसलिए माइनस साइन, सी एंड डी प्रोडक्ट है इसलिए प्लस साइन। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोलते, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 1/2 माइनस dA/dt, दिस होल टर्म इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। Minus dB/dt, this is not a rate of reaction, it is rate of disappearance of B. What is rate of reaction? 1/3 minus dB/dt, ये क्या है बच्चों, rate of reaction है। तो जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे, देखो अब यहाँ पे twice H2 plus O2 gives a twice H2O, ये वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, twice H2 plus O2 gives a twice H2O, तो इसका रेट क्या होगा, 1/2 minus dH2/dt इक्वल टू O2 का कोएफिशिएंट 1 है तो क्या आएगा, माइनस ddt ऑफ O2 आएगा, एंड इक्वल टू H2 का कितना है, कोएफिशिएंट 2 है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/2, तो क्या आएगा, माइनस ddt ऑफ H2O। तो अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये है रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dH2/dt नहीं है यहाँ पे, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 माइनस ddt ऑफ H2। तो इस तरह से रिएक्शन एक होगी, इंस्टेंस एक होगा, तो उसका रेट भी एक होना चाहिए, और इसलिए हम इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दुगने स्पीड से गायब हो रहा था, हाफ कर दो, 3 गुना स्पीड से गायब हो रहा था, 1/3 कर दो, 4 गुना स्पीड से तैयार हो रहा था, 1/4 कर दो, 5 गुना स्पीड से तैयार हो रहा था, 1/5 कर दो। मतलब ये सब 1 गुना हो गए, और 1 गुना हो गए तो फिर वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो इस तरह से बच्चों हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, बराबर है। तो रिएक्शन गिवन है तो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखते आएगा, एंड रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है तो जिसके सामने माइनस साइन होगी उसे रिएक्टेंट साइड पे लिखो, जिसके सामने प्लस साइन होगी उसे प्रोडक्ट साइड पे लिखो। यहाँ पे जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका रेसिप्रोकल 1/2 तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा। तो ये जो कोएफिशिएंट है रेट के इक्वेशन में जो भी कोएफिशिएंट है उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिलेंगे। इसका रेसिप्रोकल 3 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिलेगा। मतलब रेट के इक्वेशन से रिएक्शन लिखते आएगी, एंड रिएक्शन से हमें रेट का इक्वेशन लिखते आएगा। तो सबको हमने 1 गुना कर दिया, मतलब सबको इक्वेट कर दिया। अब ये है रेट ऑफ रिएक्शन। अब सबके आंसर क्या होंगे, सेम आएंगे। तो इस तरह से बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। तो क्या आपको समझ में आया, कोई भी रिएक्शन लिखी गई तो आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखते आना चाहिए, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन दिया है तो आपको फिर इक्वेशन लिखते आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन लिखते आना चाहिए। देखो 3x + 2y gives us z + 3w। अब इसका रेट का इक्वेशन क्या होगा, x 3 गुना स्पीड से गायब हो रहा है, उसे 1 गुना कर दो, तो 3 गुना को 1 गुना करने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 माइनस dx/dt। ये दुगने स्पीड से गायब हो रहा तो उसे 1 गुना कर दो, माइनस dy/dt। अब ये दोनों हो गए इक्वल, ये भी 1 गुना है, ये भी 1 गुना है, तो रेट क्या होगा, सेम। ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ये ऑलरेडी 1 गुना है, तो क्या आएगा, प्लस dz/dt। ये 3 गुने रफ्तार से तैयार हो रहा है, 3 गुने रफ्तार से तैयार हो रहा है, तो उसे 1 गुना कर दो, 1 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 प्लस dw/dt। तो इस तरह से हम रिएक्शन लिखेंगे। या फिर ऐसा इक्वेशन दिया है तो x के सामने नेगेटिव साइन है, मतलब x क्या है, रिएक्टेंट है। x के सामने नेगेटिव साइन है मतलब रिएक्टेंट है। ये 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, 3। y के सामने माइनस साइन है मतलब y क्या है, रिएक्टेंट है, उसका कोएफिशिएंट है 1/2 तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 2। z के सामने प्लस साइन है तो ये डेफिनेटली प्रोडक्ट है, और इसके सामने कोई नंबर नहीं है मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल भी कितना आएगा, 1। W के सामने पॉजिटिव साइन है मतलब ये क्या है, अपना प्रोडक्ट है, और यहाँ पे 1/3 है कोएफिशिएंट, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिलेगा। तो इस तरह से
हम रिएक्शन से रेट का इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड रेट का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह से बच्चों हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ले लो, गिवन इंस्टेंस पे रेट सेम ही होना चाहिए, इसलिए हमने ये सब कुछ किया है, बराबर है। सबके रेट को हमने इक्वेट करके लिखा है। अब 1/3 माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1/2 माइनस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी जेड बाई डी टी इक्वल टू 1/3 प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कंसीडर करो, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आपको आंसर निकालना है, तो रेट क्या आएगा, गिवन रिएक्शन का सेम ही आएगा। ठीक है, आज बच्चों अब यहीं पे रुक जाते हैं, कल और कुछ प्रैक्टिस करेंगे और नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।